पाठ में लाइफ प्रोसेस में हम रेस्पिरेशन पढ़ा रहे थे। तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन आता है। डिफरेंसेस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो हम तुम लोग को जब पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस तो पहले पढ़ाई हुई थी लॉकडाउन से पहले, तो फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट हम पढ़ा दिए थे। तो दोनों में क्या अंतर है लिखेंगे, डिफरेंसेज between photosynthesis and respiration। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है, तो यहां टेबल ऐसे बना लेना। एक तरफ लिखिए फोटोसिंथेसिस और दूसरे तरफ लिखिए रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है, तो पहला अंतर लिखना है कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस इज ए एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक किसको कहेंगे, जब छोटे छोटे अणुओं के मिलने से जीव के शरीर में बड़े अणु का निर्माण होता है, तो वैसी प्रक्रिया को एनाबॉलिक प्रोसेस, उपचयी क्रिया कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण एक उपचयी क्रिया है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है बड़ा अणु हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है छोटे अणु है। तो ये प्रकाश संश्लेषण एक उपचयी क्रिया है। श्वसन जो है अपचयी क्रिया है, कैटाबोलिक प्रोसेस है। तो लिखेंगे रेस्पिरेशन इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस। अब फोटोसिंथेसिस में ये लिखिए फोटोसिंथेसिस इज ए एनाबॉलिक प्रोसेस। क्यों है कैटाबोलिक प्रोसेस, इसलिए कि कोशिका के अंदर ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की सहायता से टूटता है छोटे अणुओं में, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटता है ग्लूकोज। तो ये जो है अपचयी क्रिया हो गया। हम लोग जान गए पहला अंतर। दूसरा अंतर है, इसके लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, लेकिन रेस्पिरेशन के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक नहीं होता। माने कह सकते हैं कि फॉर रेस्पिरेशन सनलाइट इज नॉट इसेंशियल। माने रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो 24 आवर्स दिन और रात होते रहता है, 24 आवर्स होते हैं रेगुलरली, कंटिन्यूअसली। तीसरा है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो हमेशा ग्रीन सेल्स में, क्लोरोफिलस सेल्स में होता है, लेकिन रेस्पिरेशन की क्रिया जो होती है सभी कोशिकाओं में होती है। रेस्पिरेशन अकर्स इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। सभी शरीर के सभी कोशिकाओं में रेस्पिरेशन होता है। अच्छा, प्रकाश श्वसन में जो है सभी कोशिकाओं में होता है, प्रकाश संश्लेषण सिर्फ हरित कोशिकाओं में होता है, ग्रीन सेल्स में होता है। अब हमको जानना है
प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा मुक्त नहीं होता है बल्कि स्टोर्ड होता है। जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट बनता है तो उसी में स्टोर्ड रहता है। सोलर एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी उसमें स्टोर्ड हो जाता है। लेकिन रेस्पिरेशन में एनर्जी जो है ग्लूकोज के टूटने से मुक्त होता है एटीपी के रूप में ऊर्जा। तो ये जो है आपको अंतर हुआ। कुछ और अंतर है। हाँ, तो द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट in photosynthesis, माने कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद जो होता है प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट बनता है, अंतिम उत्पाद होता है, उसके साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस और जल जो है भी मुक्त होता है। लेकिन रेस्पिरेशन में इंड प्रोडक्ट जो है बनता है तो कार्बोहाइड्रेट के साथ ऑक्सीजन और जल जो है मुक्त होता है। लेकिन रेस्पिरेशन में जो इंड प्रोडक्ट होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनता है, मुक्त होता है, और इस प्रक्रिया में एटीपी ऊर्जा भी मुक्त होता है। तो ये सभी डिफरेंसेज हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। अब जो है आपको कुछ डिफिनीशंस जानने हैं कि डिफिनीशन में कौन कौन डिफिनीशन है। आप जैसे मान लीजिए कि वाष्पोत्सर्जन, हमको वाष्पोत्सर्जन का डिफिनीशन है कि इसको कहा जाएगा वाष्पोत्सर्जन। पौधे के वायवीय भाग से पानी के वाष्प बनकर बाहर निकलने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम लिविंग प्लांट बॉडीज और एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडीज इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ये वाष्पोत्सर्जन है। वाष्पोत्सर्जन अंग्रेजी में ट्रांसपीरेशन। इसका परिभाषा लिखना है तो कैसे लिखेंगे? हिंदी वाले लड़के लिखेंगे कि पौधे के, जीवित पौधे के शरीर से पानी के वाष्प बनकर बाहर निकलने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अंग्रेजी वाले लड़के लिखेंगे द लॉस ऑफ वाटर in the form of vapor from living plant bodies और एरियल लिख सकते हैं from living plant bodies is known as ट्रांसपिरेशन। बहुत तरह से परिभाषा लिखा जा सकता है। तो ये ट्रांसपिरेशन द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम लिविंग प्लांट बॉडीज इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। जीवित पौधों के शरीर से पानी के वाष्प बनकर निकलने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसी तरह से और भी डिफिनीशंस हैं। जैसे
रसारोहण, रसारोहण किसको कहेंगे? रसारोहण अंग्रेजी में एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप किसको कहा जाएगा? तो पौधों में जो घुलित पदार्थ मिट्टी का जो है ऊपर चढ़ता है पानी के साथ, मिट्टी में उपस्थित डिजोल्व मटेरियल्स पानी के सहारे पौधों के अंदर ऊपर चढ़ता है, तो इसी प्रक्रिया को हम रसारोहण कहते हैं। अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम वाले लड़के इस तरह से लिखे, the upward movement of waters, the upward movement of water along with dissolved materials, along with dissolved materials from root to top of the plant is known as ascent of sap। ये डिफिनीशन माने पौधों में जो है मिट्टी का जो घुला हुआ जो पदार्थ है, खनिज पदार्थ, वो ऊपर चढ़ता है पानी के सहारे, तो इसी प्रक्रिया को पानी और घुले हुए खनिज पदार्थ जो ऊपर चढ़ते हैं जाइलम के द्वारा, इसी प्रक्रिया को हम एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। अब एसेंट ऑफ सैप के संबंध में बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, वो सब चीज तुम लोगों को नहीं पढ़ना है। बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन सबसे लास्ट जो यूनिवर्सल थ्योरी है वो डिक्सन और जॉली का दिया हुआ है, जो सर्वमान्य है। उस संबंध में जेसी बोस भारत के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने पल्सेशन थ्योरी दिया। उसके लिए उन्होंने कहा कि जीवित कोशिकाओं में जो है हृदय के समान प्रक्रिया होती है। वो कोशिकाएं जो है एंडोडर्मिस के बाहर होता है, कॉर्टेक्स के भीतरी लेयर होता है, वो फैलता सिकुड़ता है, तो सिकुड़ता है तो उसका पानी ऊपर चढ़ जाता है, और ऊपर चढ़ जाता है, बार बार वो सिकुड़ता है, फैलता है। तो सिकुड़ना और फैलना जैसे हृदय में सिस्टोल और डायस्टोल होता है, उसी तरह से उन्होंने बताया। लेकिन उनके इस सिद्धांत को, हाइपोथेसिस को जो है बाद में गलत साबित कर दिया गया स्ट्रासबर्गर के द्वारा। मॉरिस नामक साइंटिस्ट ने उसको समर्थन किया था। अब हम लोग को कुछ और जो है जानना है परिभाषा, जैसे ऑस्मोसिस, जिसको रसाकर्षण कहते हैं। रसाकर्षण किसको कहेंगे? रसाकर्षण, रसाकर्षण अंग्रेजी में ऑस्मोसिस। तो लिखना है रसाकर्षण कैसे होता है। पौधों में रसाकर्षण होता है, या और दूसरे जंतुओं के शरीर में भी ये रसाकर्षण हो सकता है। जो कोशिका में जो झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, वो रसाकर्षण प्रक्रिया में भाग लेता है। कोशिका का जो झिल्ली है, अब ये कोशिकीय झिल्ली जो है आपको पौधे, जंतुओं, सभी जीवों के शरीर में होता है। तो रसाकर्षण में क्या होता है पता है? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। अब मान लीजिए कि कोई जो है, इस तरह से सिंपल फिगर से समझ सकते हैं, ये है इस इधर जो है ज्यादा जो है कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और ये है डाइल्यूट सॉल्यूशन है, माने पानी कह सकते हैं।
डाइल्यूट है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो ये जो है वाटर कर सकते हैं। ये चीनी का घोल भी हो सकता है, शुगर सॉल्यूशन हो सकता है। तो कहने का मतलब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ जो है दोनों का लेवल बराबर है। आज यदि झिल्ली रहेगा तो झिल्ली से होकर के पानी के जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कहा जाता है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर जाता है। तो इस तरह के मोमेंट को हम कहते हैं ऑस्मोसिस, रसाकर्षण, या उसको रसाकर्षण, ऑस्मोसिस या परासरण भी बोलेंगे, परासरण। तो इसमें क्या है, इधर का पानी जो इधर आएगा तो इधर लेवल बढ़ेगा, इधर का लेवल घटेगा। पौधों में जो है पानी का जो अवशोषण होता है रूट हेयर के द्वारा, तो कैपिलरी वाटर, किसको कहते हैं कैपिलरी वाटर, मिट्टी के मान लीजिए कि ये पौधा का जो है सेक्शन हम काटे जड़ का, तो जड़ में रोम भी होता है, मूल रोम। अब ये मूल रोम है, बनाने में जो है इसमें समय लगेगा। इस तरह से ये जो है इंडोडर्मिस का लेयर है। यहाँ पर मान लीजिए कि जाइलम है, जाइलम जड़ में जाइलम जो होता है, बड़ा जाइलम और छोटा जाइलम, बड़ा जाइलम सेंटर की ओर होता है, इस तरह से, इस तरह से बड़ा जाइलम सेंटर की ओर, और छोटा जाइलम, ये जाइलम है, ये जाइलम है, ये छोटा है बाहर की ओर, ये इंडार्च कंडीशन है, ये जाइलम हो गया। और बगल में फ्लोएम होता है, ये फ्लोएम है, ये है जाइलम, और ये है फ्लोएम। ऐसे कंडीशन को जाइलम और फ्लोएम की इस प्रकार का जो कंडीशन होता है वास्कुलर बंडल में, वास्कुलर बंडल किसको कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम को सामूहिक रूप से हम वास्कुलर बंडल कहते हैं। अब जाइलम और फ्लोएम जो होता है अल्टरनेटली अरेंज है, जैसे जाइलम के बाद फ्लोएम, अब फ्लोएम के बाद फिर जाइलम और फिर फ्लोएम, तो इसको रेडियल वास्कुलर बंडल कहा जाता है। तो ये जो देखिए इस तरह से, अब मान लीजिए कि ये जो है सेल है, कॉर्टेक्स का लेयर है, मान लीजिए ऐसा चारों ओर है, इस तरह से चारों ओर रहेगा। आप मान लीजिए कि फिर जो है इसके बाद ये एपिडर्मिस का ये लेयर है, चारों ओर इस तरह से रहेगा, ये लेयर चारों ओर रहेगा। इस भाग को हम कहेंगे कॉर्टेक्स। अब इसमें से इधर से पानी आ रहा है, जाइलम में आएगा, मान लीजिए पानी हमारा यहीं पर है, ये है कॉर्टेक्स का सेल है। अब यहां से ये रोम जो है इस तरह से मिट्टी में गया है जड़ का, कॉर्टेक्स के बाद इपीब्लेमा बोलेंगे, जड़ के सबसे बाहरी परत को इपीब्लेमा कहा जाता है। बहुत लोग इपीडर्मिस कहते हैं, जो कि गलत है, इपीब्लेमा कहा जाएगा। इस इपीब्लेमा से जो रूट हेयर निकला है ये यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर रूट हेयर। अब ये जो है मिट्टी के कणों के बीच में खाली जगह उसके अंदर प्रवेश करता है, उस खाली जगह को हम कैपिलरी कहेंगे, कैपिलरी, उसमें पानी होता है, उसमें कैपिलरी वाटर कहा जाएगा। तो रूट हेयर्स ऑब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम कैपिलरी
कैपिलरी वाटर। तो रूट हेयर जो है कैपिलरी वाटर को ऑब्जर्व करता है। अब जो है ये पानी ऑब्जर्व होता है कैसे, इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है, रूट हेयर के अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। पानी जो कैपिलरी के अंदर है रंध्राकाश में उसका कंसंट्रेशन कम होता है। तो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो रूट हेयर में पानी जो है ऑस्मोसिस के द्वारा अंदर इंटर करता है और फिर बाद में जो है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ये डिफ्यूजन के विधि के द्वारा जो है जाइलम तक पहुंच जाता है। इसी प्रक्रिया के द्वारा जाइलम तक पहुंचता है, जाइलम से पानी ऊपर की ओर जाता है, यानी एसेंट ऑफ सैप की प्रक्रिया इसमें होती है। कहना यह है कि ये जल का जो अवशोषण होता है एक उसके मूल रोम के द्वारा मिट्टी के अंदर का पानी और उसके खनिज लवण का अवशोषण होता है। जड़ों के शीर्ष पर टोपी जैसी रचना होती है। कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन apex of the root apex. Cap like a structure present on root apex, that is called root cap. टोपी जैसी रचना होती है जड़ों के शीर्ष पर, जिसको रूट कैप कहा जाता है। ये जड़ों को, मुलायम जड़ों को डैमेज होने से बचाता है। अब उसके अंदर रूट में एपेक्स पर मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है। तो हम कह रहे थे कि रूट कैप के भीतर मान लीजिए कि ये जड़ का जो भाग है ये होता है, इसके बारे में बाद में भी पढ़ाई होगी। अब ये रूट कैप देखिए कैसे होता है। ये है रूट कैप। ये रूट कैप रूट के शीर्ष पर होता है, एपेक्स पर होता है, मिट्टी के अंदर होता है। ये जो है यहाँ पर मेरिस्मेटिक टिश्यू भी होता है। ये जो है रूट कैप इसको डैमेज होने से बचाता है रूट एपेक्स के भाग को। तो हम लोग जहाँ जलीय पौधा में रूट कैप नहीं होता है उसके जगह पर रूट पॉकेट होता है। जैसे मान लीजिए जलकुंभी है, कभी तुमको इच्छा होगी, इस क्षेत्र में जलकुंभी बहुत ज्यादा है, जलकुंभी है, पिस्टिया है, इन सबों में आप देख सकते हैं उठा करके कि जड़ के अंतिम सिरे पर ऐसी रचना होगी। देखिए ये रोम है इसमें इस प्रकार से, और अंतिम सिरे पर इस तरह से ये रचना है। तो इसको हम कहेंगे रूट पॉकेट। ये होता है जलीय पौधा में। लेकिन स्थलीय पौधा जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है उसके जड़ों के टिप पर, शीर्ष पर रूट कैप होता है। हम लोग जो इसी को जान गए हैं कि जल अवशोषण कैसे होता है, एसेंट ऑफ सैप क्या है, रसारोहण, बाष्पोत्सर्जन क्या है और ऑस्मोसिस क्या होता है, ये सभी डिफिनेशन हम लोग जान गए। अब हम लोग को ये जानना है कि पौधों में जो है पौधों में जो भोजन का परिवहन होता है, वास्कुलर बंडल हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि वास्कुलर बंडल पौधे में होता है। और ये डेवलप जो प्लांट होता है पृथ्वी पर सभी में होता है वास्कुलर बंडल, जिसमें जाइलम और फ्लोएम आता है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में किसी किसी पौधे में कैम्बियम भी होता है।
ऐसे वास्कुलर बंडल में मुख्य रूप से दो तरह के टिश्यू उसके अंतर्गत आते हैं, परमानेंट टिश्यू और ये जो है आपको जाइलम और फ्लोएम दो होते हैं। जाइलम जो है पानी और खनिज लवण को ऊपर चढ़ाता है, यानी एसेंट ऑफ शेप में भाग लेता है। पानी इसलिए ऊपर चढ़ता है क्योंकि पौधों की पत्तियों में भोजन बनता है, बाष्पोत्सर्जन भी होता है, तो उसमें पानी की कमी होती है, इसलिए उसके अंदर जो है एक प्रकार का चूसक बल, जिसको हम कहते हैं सक्शन प्रेशर, चूसक दाब लगता है। इस प्रकार से वो चूसक दाब होने से पानी जब बाहर निकल जाता है पत्ती के स्टोमाटा से, तो चूसक दाब जो है या बल जो है अधिक हो जाता है, जिससे पानी जाइलम के सहारे ऊपर खिंचाता है। दो सिद्धांत और भी काम करता है। जाइलम ढीसिल के अंदर जो है जल और जल अणु के बीच में जो फोर्स काम करता है उसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। इस बल के प्रभाव से बहुत अधिक जो है बल के प्रभाव से ये जल के अणु एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, ये अलग नहीं किए जा सकते हैं जल्दी। तो इस स्थिति में पानी जाइलम के सहारे ऊपर चढ़ता है। तीसरी बात है एडहेसिव फोर्स भी काम करता है जाइलम के अंदर। तो उसमें क्या होता है कि जाइलम की जो दीवार है ये सॉलिड है और उसके अंदर का जो पानी है वो लिक्विड है। तो द्रव अणु और सॉलिड जो पार्ट है, मॉलिक्यूल्स है, उसके बीच में जो फोर्स काम करता है जाइलम के अंदर, उसको एडहेसिव फोर्स कहा जाता है। तो ये तीनों के प्रभाव से पौधों में पानी ऊपर चढ़ता है। हम लोग जो है इस चीज को जान गए हैं। अब जो है पौधों में हम भोजन के परिवहन की बात बता रहे थे। पौधों में भोजन बनता है पत्तियों में या उसके हरे भाग में भोजन बनता है दिन में। जो भोजन बनता है वह भोजन का परिवहन फ्लोएम ऊतक के द्वारा पौधों में होता है। प्रायः ऊपर से नीचे भोजन आता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर जब कभी मान लो कि पतझड़ हो गया या मान लीजिए कि पाला पड़ जाता है जाड़े में, तो उस स्थिति में पत्तियां जो है झड़ जाती हैं या ऊपर वाले भाग में भोजन नहीं रहे, नीचे से ऊपर भी चढ़ सकता है या चढ़ता है जब जरूरत पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि फ्लोएम द्वारा भोजन का परिवहन दोनों दिशाओं में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर भोजन का परिवहन ऊपर से नीचे की ओर होता है, क्योंकि पत्तियां प्रायः ऊपर होती हैं, लेकिन भोजन का परिवहन दोनों दिशाओं में हो सकता है। हम लोग जान गए भोजन का परिवहन। तो ये भोजन का जो परिवहन है, इस भोजन के परिवहन जो होता है इसको एक्चुअल में स्थानांतरण करना है। स्थानांतरण माने ट्रांसलोकेशन। तो भोजन का जो परिवहन हो रहा है उसके लिए शब्द स्थानांतरण ज्यादा उपयुक्त शब्द है। उसको हम बोलेंगे कि यदि आ जाए कि भोजन का जो परिवहन होता है इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो हम उसको स्थानांतरण कहेंगे, क्योंकि स्थानांतरण जो है एक्चुअल में फ्लोएम शब्द के लिए आता है। तो बना हुआ भोजन एक जगह से दूसरे जगह से पहुंचता है तो फ्लोएम द्वारा, तो इस प्रक्रिया को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। लेकिन पानी और खनिज लवण जो जाइलम के द्वारा ऊपर जो चढ़ता है, तो इसको ट्रांसलोकेशन नहीं कहा जाएगा। इसको जो है पानी और खनिज लवण का परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन कहा जाएगा। तो हम लोग जान गए हैं कि जाइलम के द्वारा पानी और खनिज लवण जो है का परिवहन होता है उच्च वर्ग के पौधों में, और भोजन का जो स्थानांतरण होता है ट्रांसलोकेशन वो फ्लोएम के द्वारा होता है। लेकिन फ्लोएम में मुख्य रूप से होता है सीव ट्यूब के द्वारा, और जाइलम के द्वारा पानी और खनिज लवण होता है मुख्य रूप से आपको
जाइलम भेसिल और ट्रैकेट्स के द्वारा। जाइलम 4 प्रकार के कोशिका से बना होता है, 4 प्रकार के एलिमेंट से बना होता है, जाइलम भेसिल, जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। तो इसलिए जो है जाइलम जो है एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। उसी तरह से फ्लोएम भी 4 प्रकार के एलिमेंट से बने हैं। उसमें है फ्लोएम का जो है ट्रैकेट, ये सीव ट्यूब हो गया, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। ये 4 प्रकार के एलिमेंट से बना होता है फ्लोएम। तो हम लोग जो है इस चीज को जान गए हैं कि फ्लोएम जो होता है एक्चुअल में इसको लिविंग टिश्यू माना जाता है जनरली, और जाइलम को जो है नॉन लिविंग टिश्यू के अंतर्गत रखा जाता है। ये लकड़ी जो होता है ना पौधा में, लकड़ी जो लकड़ी है वास्तव में वो वुड जो है क्या है, जाइलम होता है। जो लकड़ी पौधों का होता है वो जाइलम का भाग होता है। हम लोग जो है इस चीज को जान गए हैं। अब इसमें से इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप लोग बनाएंगे, और इसके बाद हमको पढ़ाना है उत्सर्जन जो है, उत्सर्जन की परिभाषा बताना है। उसके बाद उत्सर्जन का डिफिनीशन जो है बताना है कि उत्सर्जन किसको कहा जाएगा, किसको कहेंगे उत्सर्जन। उत्सर्जन नहीं, ब्लड सर्कुलेशन पहले पढ़ना। उत्सर्जन गलत बोल दिए थे। डिफिनीशन तो और सभी चीजों के बारे में भी जानना है। तो पीछे जो बताया गया है उन सब चीजों को भी याद रखना है। अब ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ना है। ब्लड सर्कुलेशन, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर में रक्त का परिसंचरण पढ़ना। तो मनुष्य के शरीर में रक्त का परिसंचरण में जो है सर्कुलेटरी सिस्टम जो परिसंचरण तंत्र है उसमें 2 जो है भाग आते हैं परिसंचरण में। एक आता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा आता है लिम्फेटिक सिस्टम। मिटिए नहीं रहा है। हाँ, तो हम लोग को सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी के बारे में जानना है। रक्त परिवहन, मनुष्य में रक्त परिवहन, मनुष्य में रक्त परिवहन, मनुष्य में परिवहन, रक्त परिवहन में तो खाली रक्त के लिए आ जाएगा। मनुष्य में परिवहन, अब मनुष्य में परिवहन जो है 2 को हो गया। एक हो गया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मनुष्य में परिवहन तंत्र, तो इसमें 2 हो गया। इसमें हम कह सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में 2 तरह का जो है तंत्र होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। पहला है रक्त परिवहन तंत्र, इसको कहेंगे रक्त परिवहन तंत्र, अंग्रेजी में कहेंगे ब्लड
सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ परिवहन तंत्र कह सकते हैं, लिम्फ परिवहन तंत्र, अंग्रेजी में कह सकते हैं लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो दो तरह का जो है तरल उत्तक होता है शरीर के अंदर, मनुष्य में या जंतुओं में, ज्यादातर जंतुओं में, विकसित जंतु में एक रक्त होता है, दूसरा लिम्फ होता है। दो तरल संयोजी उत्तक। अब हम लोग को जानना है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, या इसी को हम कहेंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक ही चीज है, हम लोग को जानना। अब आज हो गया समय पूरा, इसलिए अब नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।